बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार अर्थात हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, शिष्ट आचरण। और इस शिष्टाचार कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी। तो अब हम इनका परिचय देखेंगे। तो देखो, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ है और उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई है। परिचय देखो, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि इनके कहानी संग्रह है। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि इनके उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि इनके नाटक है। आज के अतीत, यह इनकी आत्मकथा है। इस कहानी का जो सारांश है वह कुछ इस प्रकार है। शिष्टाचार यह कहानी चरित्रात्मक कहानी है और इसमें पति पत्नी तथा नौकर मालिक के बीच जो संबंध होते हैं, नौकरों के प्रति दृष्टिकोण, नौकर की कर्तव्य के प्रति चेतना, मालिक द्वारा अनजाने में किए गए व्यवहार के लिए पश्चाताप आदि स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो देखो बच्चों, 3 दिन के बाद बाबू राम गोपाल जी बहुत अनथक यानी बहुत परिश्रम करके एक नौकर ढूंढ कर लाए। तो उनकी क्रुद्ध यानी उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। तो उनकी श्रीमती यानी उनकी पत्नी और भी बिगड़ उठी और पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही क्या किया? मुंह फेर लिया। मुंह फेरना अर्थात ध्यान न देना। और उसने कहा कि यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? बनमानस यानी जंगल में रहने वाला। इसे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? यानी वह दिखने में शायद अच्छा नहीं होगा, इस वजह से उसने क्या कहा?
मैं इसे काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने कैसे दिया? जानती हो तलब क्या होगी, यानी तनख्वाह क्या होगी? केवल 12 रुपये। इतना सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो श्रीमती जी ने कहा, तो काम भी वैसा ही करता होगा यह जो नौकर है वह। तो राम गोपाल जी ने कहा, यह मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। तो श्रीमती जी की भव्य है वह चढ़ गई, यानी उन्होंने आँख उठाकर देखा, तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, यानी दूसरा नौकर ढूंढने लगो, जब तक मिल जाए या जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। अब आगे का परिच्छेद देखो। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। तो देखो बच्चों, श्रीमती ने क्या कहा राम गोपाल जी को कि जब तक दूसरा नौकर नहीं मिलता तब तक ही इस नौकर को रख लूँगी, तुम दूसरा नौकर ढूंढो। और ऐसा कहते ही राम गोपाल जी अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी, यानी उसके बारे में वह पूछने लगी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? हेतु। और शिमला के नज़दीक एक गांव से वह आया था। उसकी नाक जो थी वह कैसी थी? चपटी थी। छोटा माथा था और दांत कैसे थे? बेतरह, यानी कैसे भी टेढ़े मेढ़े। मोटे हाथ थे और छोटा सा कद था। कद यानी लंबाई, तो वह बहुत लंबा नहीं था। नाम पता पूछने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ से उंगली पिस्तौल की तरह उसने क्या किया? हेतु की छाती पर रखकर बोली कि कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी चोरी करेगा तो सीधा मैं कहाँ भेज दूंगी? हवालात में भेज दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक से देना होगा। आगे देखो। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती।
कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। तो देखो बच्चों, श्रीमती जी का जो नौकरों के बारे में विचार था, जो अक्सर दूसरे लोगों का भी होता है कि नौकर कैसे होते हैं, झूठे होते हैं, गलीज यानी गंदे, लंपट होते हैं, लंपट यानी चरित्रहीन, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से क्या करते हैं, बीमारी की चिट्ठी मंगवाते हैं और क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों जैसा ही था, यानी वह नौकर को नौकर ही समझती थी। यो भी घर में श्रीमती जी की ही हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो वो क्या करती, अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो वह उसे गालियाँ देती या गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींचकर रखती। लगाम खींचना यानी नियंत्रण रखना। तो वह नौकर और पति दोनों को इस तरह से नियंत्रित करती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी वह रखती। क्या रखती कि नौकर ने घी कितना इस्तेमाल किया है, कितनी रोटियां उसने खाई है, अपने चाय में कितनी चीनी उसने डाली है, और यह सब वह शायद जासूसी पुस्तकें पढ़ती होगी और इसके फलस्वरूप ही या उसका ही नतीजा होगा कि उन्हें नौकरों की हर क्रिया में या हर काम में षड्यंत्र नज़र आता था। षड्यंत्र यानी रचा हुआ नाटक जैसा उन्हें लगता था कि हर कोई नौकर अच्छा नहीं होता। आगे देखो, काम चलने लगा हेतु अरूप तो था ही, उस पर उजड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये, जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। तो देखो बच्चों, काम चलने लगा। हेतु कैसा था? अरूप। अरूप यानी कुरूप था, वह दिखने में अच्छा नहीं था और उस पर वह उज्जड़ यानी असभ्य और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल यानी मोटे मोटे हाथों से कांच की गिलासें टूटने लगी, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम सब अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, यानी उसे कहती कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, यानी वह
जितना भी काम पड़ता वह करता था। और ऐसे ही दिन कटने लगे और राम गोपाल की जो दूसरे नौकर ढूंढने की खोज थी वह शिथिल पड़ गई। यानी वह मन से या ज़्यादा वक्त देकर नौकर नहीं ढूंढ रहे थे, वह काम ठीक से नहीं कर रहे थे। तो नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार ही वह खाना खाता था और उसका वेतन कितना था? 12 रुपये। और अगर किसी चीज़ का नुकसान वह यानी हेतु करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे। मुँह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला यानी हेतु धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। यानी तब्दील यानी परिवर्तन। तो हेतु में इस तरह का परिवर्तन होने लगा। इस तरह 3 महीने बीत गए। आगे का परिच्छेद देखो। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे। दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। तो देखो बच्चों, श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था और वह 4-8 बरस का हो चला था और प्रथा के अनुसार उसका मुंडन संस्कार करना था और वह दिन नज़दीक आ रहा था और पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। और बेटे के वात्सल्य यानी प्रेम ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। यानी वह उस हेतु की तरफ या आटे, दाल, घी इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि उनके बेटे का मुंडन नज़दीक आ रहा था और वह उसी में ही लगी रही थी। और शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्र संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। यानी कि वह काम में व्यस्त रहने लगी और चाबियों का गुच्छा नौकर को देने लगी। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। तो देखो, आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने
बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों तांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण खिल उठा। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। इतना वह अपने बच्चे के मुंडन का जो कार्यक्रम था उसमें व्यस्त हो गए। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।